हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं की विज्ञान विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि जिज्ञासा पुस्तक है, आज हम उसका अध्याय 3 ये जो पुस्तक है वर्ष 2025-26 के लिए जिज्ञासा नाम से प्रदान की गई है। इसी का आज हम अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, इसके प्रश्न जो भी दिए गए हैं हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे कि हम किस प्रकार से इनके उत्तर लिख सकते हैं। तो यदि आपने इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 स्वस्थ उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। सबसे पहले हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारे पास विकल्प हैं आप इनको अच्छे से देखिए कि फल, पिज्ज़ा, केक, आइसक्रीम, दूध, चॉकलेट, ये जो हमें सब जो पदार्थ दिए गए हैं खाद्य पदार्थ, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से किन किन खाद्य सामग्री को संतुलित आहार में शामिल होना महत्वपूर्ण है। तो हम इसमें से बता देंगे कि फल और दूध जो कि नंबर 1 और 5 में दिए गए हैं। तो फल और दूध हैं जो संतुलित आहार में शामिल होना आवश्यक है, इसलिए नंबर 1 और 5 इसमें हम सही लगा देंगे क्योंकि फल हैं जो और दूध हैं, यही हमारे लिए संतुलित आहार के लिए आवश्यक है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा विकल्प है। दूसरे विकल्प में पूछा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने आहार में उन खाद्य पदार्थों को निकाल देता है जिनमें विटामिन सी अधिक होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति निर्मित होगी। देखिए यदि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो उससे हमें हो जाता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जो नंबर 3 का बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि सोहन वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर आहार का सेवन करता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों को शामिल करने में अनदेखी करता है। यदि वह व्यक्ति ऐसे ही आहार का सेवन जारी रखता है तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए भले ही सभी पोषक तत्व व्यक्ति ले अपने आहार में, लेकिन यदि तरल पदार्थों को, पेय पदार्थों की अनदेखी करता है तो उससे क्या होगा। हमारे पास जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से विकल्प नंबर सी, शरीर से पसीने और मूत्र का जो उत्सर्जन है वह कम होगा, क्योंकि हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होगी तो इससे पसीना भी कम निकलेगा और मूत्र का उत्सर्जन भी कम होगा। तो इन विकल्प में से विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो विकल्प है उसमें पूछा गया है कि एक छात्र ने केले में विद्यमान पोषक तत्वों का परीक्षण किया। उसने एक परख नली में केले का टुकड़ा रखा और पतले आयोडीन घोल की 2 से 3 बूंदें मिलाई। उसने नीला काला रंग बनते हुए देखा। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देखिए यदि आयोडीन विलयन डालने पर, आयोडीन का घोल डालने पर जो पदार्थ है उसका रंग नीला काला, गहरा काला या गहरा नीला या काला हो जाता है तो उससे कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी हमें पता चलती है। तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर डी है जो उसका सही उत्तर हो जाएगा कि इससे कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी, उपस्थिति का हमें पता लगता है। चलिए अगला जो विकल्प है उसमें पूछा गया है कि संजू बिस्किट, नूडल्स और ब्रेड का भोजन लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए। तो कब्ज से छुटकारा पाने के लिए जो संजू है उसे अपने भोजन में आहारीय रेशे, जिसे कि हम रुक्षांश के नाम से जानते हैं, फाइबर कहते हैं हम, इससे युक्त आहार लेना चाहिए। इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो विकल्प है उसमें पूछा गया है कि अंधेरे कमरे में अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगने वाले छत्रक मशरूम अच्छे स्रोत होते हैं। तो जो मशरूम हैं वो अच्छे किसके सोर्स होते हैं या स्रोत होते हैं? प्रोटीन के।
तो इसलिए हमारा विकल्प नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटीन। इसके बाद जो अगला विकल्प है उसमें पूछा गया है कि गुजरात के कच्छ के छोटे रण में रहने वाली अगरिया जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। तो उनकी पारंपरिक जो प्रथा है वह है नमक की खेती करना, इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर है। चलिए, अगला जो विकल्प है उसमें पूछा गया है कि हमारे शरीर के रोगों से बचाने और हमें स्वस्थ रहने में अहम भूमिका निभाने वाले विटामिन और खनिज को सम्मिलित रूप से कहते हैं। तो इन्हें सम्मिलित रूप से कहा जाता है सुरक्षात्मक पोषक तत्व। क्या कहा जाता है? सुरक्षात्मक पोषक तत्व। इसलिए विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थानों में सबसे पहला जो रिक्त स्थान है उसमें पूछा गया है कि विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और वे हमें खालिस्तान से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। तो इसमें हमें लिखना होगा कि ये हमें किससे बचाते हैं? संक्रमण से। तो यहाँ पर हमें देख के भरना है, यहाँ पर हमें इसमें से छांट करके भरना है, तो हम लिख देंगे संक्रमण। नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि अलसी के बीज और कद्दू के बीज खालिस्तान के स्रोत हैं। तो अलसी के बीज और कद्दू के जो बीज हैं वो हैं विटामिन B1 के स्रोत। चलिए, नंबर 3, जंक फूड अस्वास्थ्यप्रद होते हैं क्योंकि उनमें शर्करा और खालिस्तान की मात्रा अधिक होती है। तो जंक फूड में शर्करा और वसा की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। चौथे नंबर का खालिस्तान है। इसमें पूछा गया है कि खालिस्तान उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इसमें हमें भरना होगा संतुलित आहार। संतुलित आहार उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है। नंबर 5 का रिक्त स्थान, इसमें पूछा गया है कि मंड की उपस्थिति के परीक्षण में खालिस्तान तनु का उपयोग किया जाता है। तो मंड की उपस्थिति के परीक्षण में तनु आयोडीन का उपयोग किया जाता है। चलिए, छठवें नंबर का जो खालिस्तान है इसमें पूछा गया है कि सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन खालिस्तान बनता है। प्राकृतिक रूप से विटामिन डी का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, इसलिए इसमें हम भरेंगे विटामिन डी। 7वें नंबर का जो खालिस्तान है इसमें पूछा गया है कि गर्दन के अगले भाग में सूजन खालिस्तान रोग का लक्षण है। तो इसमें हमें लिखना होगा घेंघा। घेंघा या ग्वाइटर, ग्वाइटर रोग का लक्षण होता है, तो इसमें हम लिख देंगे घेंघा रोग। 8वें अगला जो खालिस्तान है इसमें पूछा गया है कि किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके खालिस्तान के स्थान से खालिस्तान तक तय की गई दूरी को उसका खाद्य मील कहते हैं। तो इसमें हम भरेंगे उसके उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता तक तय की गई दूरी। उत्पादन पहले खालिस्तान में इसकी हमें भरना है उत्पादन और दूसरे में उपभोक्ता। चलिए, इस प्रकार से जो रिक्त स्थान है इनकी हमने पूर्ति कर ली। इसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि समय के साथ पाक भोजन पकाने की पद्धतियों में क्या परिवर्तन हुए, उसे अपने विचारों में व्यक्त करें। तो इसमें देखिए हम बता सकते हैं कि समय के साथ लोगों ने भोजन पकाने के पारंपरिक साधनों के स्थान पर आधुनिक साधनों का इस्तेमाल किया। जैसे पुराने समय में लोग चूल्हे से खाना भोजन पकाते थे, परंतु वर्तमान समय है जो इसमें गैस चूल्हों का इस्तेमाल करने लगे हैं। बीच में और भी साधनों का इस्तेमाल हुआ जैसे हीटर, परंतु आधुनिक साधन जो हैं हम देखेंगे तो अभी अधिकांशतः LPG सिलेंडर और गैस चूल्हे का इस्तेमाल होने लगा है। तो इस प्रकार से सभी ने पारंपरिक जो साधन हैं उनको छोड़ करके आधुनिक साधनों को अपनाया है भोजन पकाने के लिए। चलिए, अगला प्रश्न हम देखेंगे कि रेणु की दादी को मल त्यागने में कठिनाई होती है, तो डॉक्टर द्वारा उन्हें किस प्रकार के आहार लेने की सलाह दी होगी। तो इसमें हम बताएंगे कि डॉक्टर द्वारा रुक्षांश अर्थात आहारी रेशे युक्त आहार लेने की सलाह दी गई होगी, क्योंकि ये पाचन में कैसे होते हैं? सहायक होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न हम देखेंगे जिसमें पूछा गया है कि जंक फूड में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा होने के कारण उच्च कैलोरी युक्त होते हुए भी इसे अस्वास्थ्यप्रद कहा गया है, क्यों? तो देखिए, जंक फूड और प्रोटीन
हैं जो जंक फूड हैं जो उनमें क्या होता है कि शर्करा और वसा की मात्रा तो होती है, परंतु उनमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज और आहारी रेशे इनका क्या होता है, अभाव होता है। इनसे उच्च कैलोरी की जो ऊर्जा है वो प्राप्त होती है, जो मोटापे का कारण बनती है। उच्च कैलोरी है जो वो किसका कारण बनती है, मोटापे का। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है, अस्वास्थ्यप्रद है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, 6वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि विभिन्न शारीरिक गतिविधियां करने हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए, जो ऊर्जा प्राप्त करने वाले देने वाले जो पोषक तत्व हैं वह हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है ये ऊर्जा प्राप्त करने वाले, प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं और इन्हें ही सम्मिलित रूप से ऊर्जा प्रदायी भोजन कहा जाता है। उदाहरण जिनसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, गन्ना और चावल। आप यहाँ पर वसा के उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे कि घी, मक्खन आदि। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, इसमें पूछा गया है कि शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए किस पोषक तत्व की भूमिका है और इसे किस उपनाम से जाना जाता है, इसके कोई दो जंतु स्रोत के नाम लिखिए। तो हम इसमें बता देंगे कि शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन की भूमिका मुख्य होती है। तो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन। और प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, जैसे कि पनीर, दूध और अंडा। हमसे यहाँ पर जंतु स्रोत पूछे गए हैं, तो जंतुओं से जो हमें पनीर प्राप्त होता है उनके ही नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं। यदि पादप स्रोत पूछे जाएंगे तो हम वहाँ पर सभी दालों के नाम दे सकते हैं, जैसे कि मूंग, अरहर, उड़द, सोयाबीन। परंतु यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, जंतु स्रोत, तो हमने यहाँ पर जंतु स्रोत के नाम दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि हमारी अस्थियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में किस खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस खनिज तत्व के कोई दो स्रोत लिखिए। तो हमारे अस्थियों के लिए, अस्थियों अर्थात हड्डियों के लिए कैल्शियम की भूमिका मुख्य होती है। किसकी भूमिका, कैल्शियम की। और जो कैल्शियम के स्रोत हैं उसमें हम लिखेंगे दूध, दही, सोया दूध। सोयाबीन का जो दूध होता है उसमें भी कैल्शियम की मात्रा होती है। तो इस प्रकार से हम कैल्शियम के जो स्रोत हैं वो लिख देंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, भारत सरकार की कौन सी एजेंसी खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है और क्यों। तो हम इसमें बताएंगे कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे कि हम FSSAI के नाम से जानते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ये जो संस्था है इसके द्वारा भारत में जो खाद्य है, जो भोजन है, उसकी गुणवत्ता को नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर आप लिखेंगे नियंत्रित किया जाता है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि नियंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार से इसको पूरा कर लें आप। चलिए अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि कदन्य मिलेट को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है। क्या केवल कदन्य खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। तो हम इसमें बताएंगे कि मिलेट, जिसे कि कदन्य कहा जाता है, इसमें विटामिन, आयरन, कैल्शियम, आहारी रेशे आदि अच्छे स्रोत हैं ये इनके, इनमें ये सभी पाए जाते हैं, जो संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। फिर भी केवल इन्हें खाने से पोषण की सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इनमें सभी ये सब तो पाए जाते हैं परंतु कुछ चीज़ों का अभाव भी होता है। इसलिए हम केवल इन्हें खाने से सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे शरीर की नहीं हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें रानी के मोजे पर तथा शिक्षिका के कॉटन दुपट्टे पर गिरी। दुपट्टे पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गईं,
जबकि मोजे पर गिरी बूंदों का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो हम इसमें बताएंगे कि कॉटन का दुपट्टा जो कि पौधों से प्राप्त रेशों से बना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होने के कारण आयोडीन की बूंदें नीले से कैसी हो गई? काली हो गई। जबकि मोजा है जो, मोजे में कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति के कारण आयोडीन की बूंदों का रंग नहीं बदला। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12, इसमें पूछा गया है कि प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सूचीबद्ध कीजिए। तो प्रयोगशाला में जब हम प्रयोग करते हैं उस समय हमें बहुत सी सावधानियों की आवश्यकता होती है। जैसे प्रयोग किए जाने वाले जो रसायन हैं वो हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए इनका जो उपयोग है सावधानी पूर्वक करना चाहिए। प्रत्येक पदार्थ हैं जो उनको अलग अलग रखना चाहिए ताकि वो आपस में ना मिले और उनमें कोई भी क्रिया ना हो। तो इस प्रकार से और अन्य सावधानियां भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13, इसमें पूछा गया है कि बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में कोलूथुर गोपालन ने क्या भूमिका निभाई, जो वर्तमान भारत सरकार की चलित योजना बनी? उसका नाम भी लिखिए। तो ये जो कोलूथर गोपालन है, इनके प्रयासों से सन 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू हुई। सब स्कूलों में कौन सी योजना लागू हुई? मध्याह्न भोजन योजना। किनके प्रयासों से? कोलूथर गोपालन के प्रयासों से। और जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कहा जाता है, इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। इस योजना ने करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है और याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वह है कि ध्रुवीय भालू शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रह सकता है, क्यों? तो इसमें हम बताएंगे जो ध्रुवीय भालू है अर्थात वह ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी जो त्वचा है, त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है और यह वसा है जो इसके ऊर्जा स्रोत का कार्य करती है। इसी ऊर्जा का उपयोग करने के कारण भालू है जो शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए भी क्या रह सकता है? जीवित रह सकता है, क्योंकि इसे इसी वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित खनिज एवं विटामिन के कार्य स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले अभावजन्य रोग एवं उनके लक्षणों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो इसमें देखिए जो विटामिन है, विटामिन का नाम दिया गया है और हमें इसके कार्य, स्रोत और इनकी कमी से होने वाले रोग और लक्षण लिखना है। तो आप इस टेबल को देख करके, इस सारणी को देख करके इसको पूरा कर लें। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 16, किसी खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटने पर कागज पर तेलीय धब्बा बन जाता है। यह तेलीय धब्बा किसकी उपस्थिति दर्शाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसमें हम बता देंगे कि तेलीय धब्बा वसा की उपस्थिति दर्शाता है। किसकी उपस्थिति दर्शाता है? वसा की। और इस धब्बे से आने वाला जो प्रकाश है वह हमें धुंधला दिखाई देता है। चलिए जो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि शरीर की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक आहार में क्या क्या सम्मिलित है? तो देखिए शरीर की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आहार में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, आहारी रेशे के साथ साथ पर्याप्त पानी भी सम्मिलित होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिख देंगे। चलिए, और इस प्रकार के आहार को क्या कहा जाता है? संतुलित आहार। प्रश्न क्रमांक 18, इसमें पूछा गया है कि खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। इस कथन पर पुष्टि अपने शब्दों में कीजिए। तो इसमें जो उत्तर है हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो अपने सभी कार्यों को अच्छी तरह पूर्ण कर पाएंगे और खुशहाल व सुखी जीवन जी पाएंगे। इसके लिए संतुलित आहार लेकर अपने स्वास्थ्य को सही रखना होगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वह है, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया है कि खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है? इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं? खाद्य मील को कम करना क्यों आवश्यक है?
तो इसमें हम बताएंगे कि किसी भी खाद्य पदार्थ को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचने में तय की गई जो कुल दूरी है उसे खाद्य मील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य मील। और इसे कम करना आवश्यक है क्योंकि इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायों में सहायता मिलती है एवं भोजन की गुणवत्ता भी बनी रहती है। और खेत से भोजन को हमारी थाली तक पहुंचने के जो चरण हैं वह निम्न चरण होते हैं। नंबर 1, किसान द्वारा उत्पादन, अनाज की मढ़ाई, भंडारण, पैकिंग, परिवहन और इसके बाद पहुंचता है जो भोजन वो हमारी थाली तक भोजन आता है। तो इस प्रकार से हम इसके चरण भी लिख सकते हैं। प्रश्न 20, इसमें पूछा गया है कि स्वाति को रोशनी में दिखाई देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह दी। तो इसमें पूछा गया है प्रश्न का में कि वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है। तो वह है रतौंधी रोग से पीड़ित। खा नंबर, उसमें इसमें पूछा गया है कि उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है। विटामिन ए की, क्योंकि विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग हो जाता है। कुछ खाद्य पदार्थों किन्हीं 4 के सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो हम ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल कर सकते हैं जिनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जैसे गाजर, पपीता, आम, दूध आदि। चलिए, प्रश्न क्रमांक 21, इसमें पूछा गया है कि सूरज के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब दूसरी बार दिखाने गया तब गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने को दिया। चलिए, इसके बाद इसमें पूछा गया कुछ प्रश्न पूछे गए हैं इसी आधार पर। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि चिकित्सक ने सूरज को कैल्शियम की गोली क्यों दी। तो चिकित्सक ने अर्थात डॉक्टर ने कैल्शियम की गोली इसलिए दी क्योंकि हड्डियां मुख्य रूप से कैल्शियम की बनी होती हैं और यह हड्डियों को जोड़ने में सहायता करता है। कौन? कैल्शियम। खा नंबर, दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी क्यों दिया? क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है, इसलिए चिकित्सक ने कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी सिरप भी दिया। अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है। तो इसमें आप अपने मन से भी उत्तर दे सकते हैं कि कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप पीने को क्यों कहा। चलिए, इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पर ताजे फल, अंकुरित अनाज, पिज्जा, बर्गर, इडली, सांभर, चिप्स, कुरकुरे, ये सभी यदि दिए जाते हैं तो पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? तो आपको इनमें से वो खाद्य पदार्थ चुनने हैं जिनसे कि पोषण प्राप्त होता है और कारण भी बताना है कि आपने इनको क्यों चुना। तो इसमें आप बता देंगे कि पोषण की दृष्टि से मैं ताजे फल और अंकुरित अनाज हैं जो इडली, सांभर, इनको लेना पसंद करेंगे या करूंगी, जो भी है आप लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें भोजन के पोषक तत्व जैसे विटामिन, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि चिप्स, कुरकुरे, पिज्जा, बर्गर में वसा की मात्रा और शर्करा की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है, जो हमारे लिए क्या हो जाते हैं? हानिकारक। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, इसमें पूछा गया है कि निम्न के कारण दीजिए। मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? तो जो धावक होता है, दौड़ने वाले, वो तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दौड़ के समय और उसके बाद ग्लूकोज युक्त पानी पीते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एक सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर के द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। खा नंबर, सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में घी और मेवे से भरपूर लड्डू क्यों पसंद करते हैं? तो देखिए, सर्दियों में घी और मेवे के लड्डू खाने से जो हमारा जो शरीर है
उसको वसा के कारण पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होती है और जिसके कारण शरीर को गर्म रखने में सहायता मिलती है। चलिए इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न प्रश्न हमने सभी कर लिए हैं, सबके उत्तर भी देख लिए हैं। यहाँ पर परियोजना कार्य है। इसमें करना क्या है कि आपके द्वारा साप्ताहिक भोजन जो साप्ताहिक उपभोग की जाने वाली खाद्य सामग्री है उसकी सूची बनाना है और उनके पोषक तत्वों के नाम लिखना है। तो आप इसमें आपने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार इसकी सूची जो कि आपके पुस्तक में भी दी गई है, उस हिसाब से आप अपनी ये जो टेबल है, सारणी है, इसको कंप्लीट कर लें और पोषक तत्वों के नाम भी लिख लें। यहाँ पर देखिए आपको दूसरे प्रोजेक्ट में क्या करना है कि कुछ पैकेट होते हैं जो हम पैकेट बंद फास्ट फूड या पैकेट बंद भोजन खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, उनमें से आपको ये ऊर्जा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आहार, ये रेशे और अन्य इनका जो प्रतिशत है कि किसमें कितनी ऊर्जा है, कितना वसा है, कार्बोहाइड्रेट, इनकी मात्रा है, ये लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 के लिखे हैं, यहाँ पर आपको 2 पैकेट के और खाने वाली चीज़ों के देख करके आपको कंप्लीट करना है। चलिए इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 3 है, इसको भी आप कंप्लीट कर लें। चलिए इस प्रकार से हमने अध्याय 3 है जो इसके सभी प्रश्न और प्रोजेक्ट परियोजना कार्य हैं सभी देख लिए हैं कि किस प्रकार से इनको सॉल्व करना है, इन प्रश्नों के उत्तर हमें किस प्रकार से लिखने हैं। अब यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।